गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है व्यवसायिक क्लासेस में। तो हम लोग संज्ञा देख रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा पढ़ रहे थे। संज्ञा का 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। ठीक, ये संज्ञा का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। ये क्या है? ये तो ये पार्ट 3 है संज्ञा का, ध्यान देना है। तो हम लोगों ने संज्ञा का परिभाषा पढ़ा है, संज्ञा का भेद पढ़ा है। फिर हम लोगों ने संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिनमें से 3 भेदों को हम लोग क्या किए हैं? देख चुके हैं। संज्ञा के 3 भेद हम देख चुके हैं। कौन कौन सा देखे हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लिए हैं। ठीक, उसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा देख लिए हैं। उसके बाद हम भाववाचक संज्ञा देख लिए हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में संज्ञा का केवल 2 बचा है पार्ट। ठीक, एक समूहवाचक संज्ञा बची है और एक द्रव्यवाचक संज्ञा बची है। तो ये दोनों बहुत आसान होती है संज्ञाएं। ठीक, ये दोनों आसान होती है, यहाँ से ज्यादा प्रश्न भी नहीं बनता है। ठीक, और बनेगा तो उन्हीं तीनों से बनता है। फिर भी इन लोगों को जानना जरूरी है, हमें इन लोगों को जानना भी जरूरी है। जैसे संज्ञा का चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, ठीक, जैसे सभा है, दल है, गिरोह है। ठीक, ये व्यक्तियों का समूह है। सभा में क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। दल में भी व्यक्तियों का समूह होता है। गिरोह में भी व्यक्तियों का समूह होता है। झुंड भी हो जाएगा। ठीक, तो सभा, दल, गिरोह। दूसरा देखिए, दूसरा है वस्तुओं का समूह। दूसरा क्या है? वस्तुओं का समूह। गुच्छा है, कुंज है, मंडल है, घौद है। ठीक, ये वस्तुओं का समूह है, इसे ध्यान देना है सभी को। तो समूहवाचक संज्ञा में आता है ये। ठीक, तो हम लोग देख रहे थे समूहवाचक। हाँ, समूहवाचक देख रहे थे कि जिस संज्ञा से वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह क्या होता है? सभा है, दल है, गिरोह है। और वस्तुओं का समूह क्या है? गुच्छा है, कुंज है, मंडल है, घौद है। ठीक, तो इन सभी में समूहवाचक संज्ञा है। तो घौद को ध्यान देना है, घौद थोड़ा नया शब्द है। ठीक, तो घौद को, मंडल को, कुंज को, गुच्छा को ध्यान देना है। क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा है इसमें। ठीक, अब आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा पे। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक बहुत सरल है। चलिए, अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है। ये ध्यान देना है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, किसका बोध हो? नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसका बहुवचन नहीं होता है, तो ध्यान देना है। एक पढ़े थे हम लोग भाववाचक और एक द्रव्यवाचक। तो भाववाचक और द्रव्यवाचक 2 संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है। ठीक, 2 संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है। एक भाववाचक है और दूसरा द्रव्यवाचक है। इन दोनों का बहुवचन नहीं होता है। ठीक, तो अब द्रव्यवाचक संज्ञा का हम उदाहरण देखेंगे क्या होगा। जैसे लोहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सोना है, चांदी है, दूध है, पानी है, तेल है। लिक्विड फॉर्म वाले तो सारी चीजें आ जाएंगी, लिक्विड वाली सारी चीजें आ जाएंगी द्रव्यवाचक में। तेजाब है। ठीक, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। ध्यान देना है, लोहा में भी द्रव्यवाचक है, सोना में भी है, चांदी में भी है, दूध में भी है, पानी में भी है, तेल में भी है, तेजाब में भी है। सभी में क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, इतना उदाहरण आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ लिए कि 2 संज्ञाएं हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है, एक भाववाचक और एक द्रव्यवाचक। अब हम देखेंगे संज्ञाओं का प्रयोग। अब क्या देखेंगे हम? संज्ञाओं का प्रयोग देखेंगे। ठीक, संज्ञाओं का प्रयोग देखेंगे। तो संज्ञाओं के प्रयोग में सभी उलटफेर भी हो जाया करता है। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी
उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए पहला कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब यहाँ देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब देखिए कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। ठीक, जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसमें होता है? व्यक्तिवाचक में। जैसे पूरी से जगन्नाथपुरी, तो पूरी क्या है? तो पूरी जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक है, ये क्या है? जातिवाचक है। ठीक, कोई भी पूरी हो सकता है, रामपुरी, जगन्नाथपुरी, शिवपुरी। लेकिन जगन्नाथपुरी में पूछेगा जब, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। ठीक, क्योंकि जगन्नाथपुरी केवल एक ही है, तो जगन्नाथपुरी में व्यक्तिवाचक और पुरी में जातिवाचक, क्योंकि पुरी तो बहुत है, शिवपुरी, क्या जगन्नाथपुरी है, रामपुरी है। ठीक, तो पुरी कई है। तब देखिए देवी से दुर्गा, अब देवी से दुर्गा भी बनता है। देवी क्या है? देवी जातिवाचक संज्ञा है। देवी कहने से सारी देवियों का बोध होता है ना, स्पेशल का तो किसी होगा का नहीं। तो देवी से दुर्गा बनता है। दुर्गा क्या है? दुर्गा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुर्गा केवल एक ही देवी का नाम है। ठीक, तो इसीलिए दुर्गा में व्यक्तिवाचक है और देवी में जातिवाचक है। अब देखिए दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, ठीक, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, तो ध्यान देना है। दाऊ यदि हम कहेंगे तो किसका, वो दाऊ में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दाऊ कोई भी बड़े भाई को कह सकता है। ठीक, तो दाऊ में जातिवाचक संज्ञा है। और लेकिन कृष्ण के भाई बलदेव का जो बोध होता है, बलदेव है, तो बलदेव में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, जैसे संवत से विक्रमी संवत, तो संवत में जातिवाचक है और विक्रमी संवत में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का, ठीक, तो भारतेंदु किसी को भी उपाधि दी जा सकती है, तो भारतेंदु में जातिवाचक है और बाबू हरिश्चंद्र ये स्पेशल थे ना, इसमें व्यक्तिवाचक है। ठीक, फिर देखेंगे गोस्वामी से तुलसीदास जी, जैसे गोस्वामी है, तो यदि पूछेगा केवल आपसे कि गोस्वामी में संज्ञा बताइए, तो जातिवाचक बताएंगे। और यदि पूछेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी में संज्ञा बताइए, तब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएंगे। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं। जैसे देखिए गणेश है, हनुमान है, हिमालय है, गोपाल है, इत्यादि है। ये सब किसमें आती हैं? तो सभी आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक, गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि सभी किसमें आती है? तो व्यक्तिवाचक में आती है। ठीक, अब यहाँ से देखिए जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे होता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे होता है। ये देखेंगे हम कि व्यक्तिवाचक से कैसे जातिवाचक संज्ञा बनती है। ठीक, तो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक मतलब अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। ठीक, गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ पे कृष्ण में पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे कृष्ण में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, ऐसे यदि कृष्ण शब्द देगा केवल, ऐसे अकेले में देगा पूछेगा, तो हम व्यक्तिवाचक बताएंगे। लेकिन ऐसे जब किसी से तुलना करके देगा, ठीक, या फिर लाइन में किसी से तुलना करके देगा, तो हम वहाँ जातिवाचक बताएंगे। क्यों? कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे, क्योंकि यहाँ पे हम किसी से भी कृष्ण की तुलना कर सकते हैं ना। कह देंगे कि पंडित नेहरू जी अपने समय के कृष्ण थे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस अपने समय के कृष्ण थे, गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो कृष्ण यहाँ सभी के लिए प्रयोग हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे कृष्ण में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, और जब अकेले देगा तो वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब जैसे देखिए यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, क्या दिया है? यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक, तो यहाँ पे लक्ष्मी पूछा है कि लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा है, तो लक्ष्मी में जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी दे सकता है कि सीता हमारे घर की लक्ष्मी है, गीता हमारे घर की लक्ष्मी है, सुनीता हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक, तो किसी को भी दे सकता है, किसी से भी तुलना कर सकता है, तो लक्ष्मी केवल स्पेशल यशोदा ही नहीं है, और भी हो सकती है। ठीक, तो
इसलिए लक्ष्मी में जातिवाचक है। लेकिन जब लक्ष्मी को अकेले देगा, केवल अकेले एक शब्द दे देगा कि लक्ष्मी में संज्ञा बताइए, तब हम व्यक्तिवाचक बताएंगे। और जब ऐसे पंक्ति में किसी से तुलना करके देगा तब हम जातिवाचक बताएंगे। ठीक, क्योंकि ऐसे अकेले देगा तो केवल लक्ष्मी जी को पूछना चाहेगा वो। ठीक, केवल लक्ष्मी जी को पूछना चाहेगा तो लक्ष्मी जी केवल एक ही है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी की तुलना कर दे रहा है ना, तो इसलिए जातिवाचक हो जा रहा है। फिर तीसरा उदाहरण देखिए, तुम कलयुग के भीम हो। तो यहाँ में भीम में संज्ञा पूछा है, तो फिर वही नियम यहाँ पे भी लागू हो रहा है। ठीक, तो किसी को भी भीम से कह सकते हैं कि तुम कलयुग के भीम हो, आप कलयुग के भीम हैं, तो इसलिए यहाँ भीम में जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग नंबर पे। तीसरा पॉइंट में क्या कहा है कि भाववाचक से जातिवाचक कैसे बनता है। जैसे कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण देखिए, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। ठीक, तो यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का प्रयोग बोध होता है। ठीक, तो पहरावा क्या है? पहरावा भाववाचक है, लेकिन जब पूछेगा ना कि ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, ये पहरावे में संज्ञा बताइए, तब हम जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। ठीक, और जब केवल अकेले पहरावा देगा, अकेले कोई शब्द दे देगा पहरावा, अब पूछेगा कि इसमें संज्ञा बताइए, तब हम भाववाचक बताएंगे। लेकिन जब ऐसे पंक्ति देके पूछेगा कि ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, तब हम क्या बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। क्या बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। ध्यान देना है। ठीक, चलिए तो हम लोग इतना देख लिया। अब हम देखेंगे कि संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक से। संज्ञा का रूपांतरण कैसे होता है? लिंग, वचन और कारक से। ये ध्यान देना है, प्रश्न बनता है कि संज्ञा का रूपांतरण किससे किससे होता है। तो संज्ञा का रूपांतरण लिंग से होता है, वचन से होता है और कारक से होता है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि संज्ञा विकारी शब्द है। ये पूछता है कि संज्ञा विकारी है कि अविकारी है, तो संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते हैं। ठीक, संज्ञा के रूप किसके कारण बदलते हैं? लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि लिंग के अनुसार कैसे संज्ञा का रूप बदलता है। क्या देखेंगे कि लिंग के अनुसार संज्ञा का रूप कैसे बदलता है। जैसे नर खाता है। ठीक, क्या है? नर खाता है, तो नर खाता है यहाँ पे दिया है। ठीक, और यहाँ पे हो गया नारी खाती है। यहाँ पे क्या है? तो नर खाता है को जब हम बदलेंगे तो लिंग के अनुसार, तो संज्ञा क्या हो जाएगी? नारी खाती है। ठीक, नर यहाँ पे नर को नारी कर दिया गया है, उसका लिंग चेंज कर दिया गया है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कर दिया गया है। तो यहाँ पे नर के लिए खाता का प्रयोग हुआ है, तो फिर अब नारी आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, तो उसके लिए खाती का प्रयोग होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया भी है कि इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे अब ये दे दिया है नर खाता है, तो ये नहीं हो सकता है कि अब नर खाती है सही होगा, नहीं, नर खाता है, क्योंकि लिंग के अनुसार ये खाता खाती आता है। किसके अनुसार से आएगा? तातेती, ये लिंग के अनुसार आता है। ठीक, स्त्रीलिंग के लिए ती आएगा, पुल्लिंग के लिए ता आएगा। चलिए, लड़का खाता है। ठीक, ये पुल्लिंग में है। अब करेंगे लड़की खाती है, ये स्त्रीलिंग में हो गया है। ठीक, तो लिंग के अनुसार हम लोगों ने देख लिया परिवर्तन। अब देखेंगे वचन के अनुसार। अब क्या देखेंगे? वचन के अनुसार। जैसे देखिए लड़का खाता है। ठीक, लड़का खाता है, तो क्या हो गया? लड़का में एक वचन है ना, लड़का शब्द में क्या है? एक वचन है, और लड़के शब्द क्या है? बहुवचन है। ये जो लड़के शब्द है ये बहुवचन है, तो जब एक वचन में लड़का का प्रयोग हुआ है तो एक वचन के लिए खाता शब्द आएगा, लेकिन जब बहुवचन आ जाएगा तो उसके लिए हम खाते का प्रयोग करेंगे। ठीक, कि लड़के खाते हैं, ये नहीं कि लड़के खाता है, नहीं, लड़के खाते हैं। ठीक, यहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन है। लड़की खाती है एक वचन, लड़कियां खाती हैं बहुवचन। एक लड़का जा रहा है एक वचन, तीन लड़के जा रहे हैं बहुवचन। ठीक, चलिए
तो दिया है कि इन वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए, लड़की एक के लिए आया है और लड़कियां एक से अधिक के लिए व्यवहारित हुआ है, मतलब प्रयोग हुआ है। यहाँ संज्ञा के रूपांतर का आधार वचन है। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ठीक, संज्ञा के रूपांतर का आधार क्या है? तो वचन है। लड़का एक वचन में, लड़के बहुवचन में, लड़की एक वचन में, लड़कियां बहुवचन में। क्लियर है? चलिए, तो बिल्कुल ये ध्यान देना है कि संज्ञा का रूपांतर लिंग, वचन और कारक से होता है। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं अर्थ के अनुसार से। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद, और अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। तो ये ध्यान देना है सभी को। और हमारा संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा को हमने समाप्त कर लिया। ठीक, 3 वीडियो में संज्ञा समाप्त हो गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सर्वनाम। बहुत अच्छे से समझाएंगे सर्वनाम को, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा एकदम। तो आप लोगों को अगला वीडियो अब मिलेगा सर्वनाम पे। ठीक, संज्ञा आप लोगों का क्या हुआ? समाप्त हो गया। 3 वीडियो में संज्ञा समाप्त हो गया। अब अगला वीडियो आएगा आप लोगों का सर्वनाम पे। तो आप लोग सर्वनाम पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और ठीक, और आप सभी लोगों को क्लास देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम के साथ। ठीक।